मैं 10वीं में था जब, तो मेरे डैड बहुत बीमार हो गए, तो उनको एक स्ट्रोक आ गया जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गए, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो 2-3 साल मेरे हॉस्पिटल्स में ही निकले। आप भी वो फ्लैशी अवतार दिखाया हुआ है, जी राइट? जी जी। कभी कभार आप वो फ्लैशी अवतार जो दिखाते हैं, आप इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऑडियंसेस को पसंद है, या फिर वाकई में आप वो साइड से रिलेट करते हैं? क्या आपको लगता है पंजाबी म्यूजिक सडनली डाइल्यूट हो चुका है? कोई भी आके आहो बोल देता है, माइनू हो जाता है और वो पंजाबी म्यूजिक बन जाता है? हाँ, तो जब हनी आके मुझे मिला तो हनी मुझे थोड़ा ऑड लगता था। क्या वाकई में आप दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं? तो जब मैं जाके बैठा और मैं और दिलजीत इकट्ठे बैठे, तो मान साहब ने बीच में रोक के सबसे पहले ये बात बोली, कहता तुम दोनों इतने अच्छे लग रहे हो ना, इकट्ठे बैठे ऐसे ही बैठा करो, मतलब किसी की बातों में नहीं आना, लड़ना नहीं। जब हनी सिंह एक लो फेज से गुजर रहे थे, जी जी। आप उनके साथ टच में थे तब? चमकीला जी के गाने जो थे उन पे भी उस वक्त थोड़े आरोप लगते थे उनके लिरिक्स पर, कहते थे सेक्सुअल अंडरटोन्स है, और कभी कभार ये आरोप कभी कभार आप पे भी आ जाते हैं जी। कैसी फीलिंग होती है आप? मैं ये नहीं कह रहा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, जो चमकीला जी के गाने हैं ये सब ने सुने। कई बार लगता है कि यार क्या ये इनको इनकी ट्रबल चमकीला है या इनको दिलजीत की चढ़ाई हजम नहीं हो रही। नाच पंजाबन क्या हुआ पाजी यार? नाच वो पंजाब, अभी की आवाज थी, राइट? हाँ जी। आपने गाना डाल दिया और आपने डालने के बाद भी बोला कि नहीं आपकी वोकल नहीं है। कभी कभार डीमोटिवेट हो जाते हैं फिर बॉलीवुड से? नहीं, मुझे लगता है कि मेरी चॉइस ठीक नहीं थी शायद। वो कि गिप्पी जी क्या इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके गाने थोड़े जेनरिक होने लग गए? क्या कहना आप? एक्चुअली वो सही कह रहे हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं गिप्पी गरेवाल और मैंने बहुत दिल से बातें की हैं सिद्धार्थ कनन जी के साथ, और प्लीज़ यूट्यूब चैनल इनका सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे मिलते हैं, करते हैं बातें। चौबीस साल एज अ म्यूजिशियन, 14 साल एज एन एक्टर। गिप्पी बाजी, जब मैं कहूं कि फ्लैशबैक्स एज अ म्यूजिशियन, फ्लैशबैक्स एज एन एक्टर, क्या आता है आपके सामने? पहले तो ये सुन के जब ईयर्स इतने आते हैं तो सुन के ऐसे लगता है कि अरे इतना टाइम हो गया। एक्चुअली क्या है कि बहुत कुछ आता है, क्योंकि जो हम काउंट करते हैं ना जैसे 24 साल, तो मेरी एल्बम शुरू में ही आ गई थी। मैं 18 साल का था, तो जो स्ट्रगल पीरियड है मेरा वो यहीं आने के बाद इंडस्ट्री में शुरू हुआ एक्चुअली। तो मतलब 24 साल पहले ही शुरू हुआ वो, तो उसमें काफ़ी टाइम स्ट्रगल में लग गया, कभी कुछ हो गया, बहुत उतरा चढ़ाव आए, बड़ी चीज़ें देखी लाइफ में, बड़ा कुछ सीखे, कुछ समझ नहीं थी कि कैसे करना है। सो सब कुछ इंडस्ट्री ने दिया है, इंडस्ट्री में आके ही सीखे हैं। बहुत फ्लैशबैक्स हैं। तो अगर मैं बोलूं कि उतार चढ़ाव, मुझे उतार चढ़ाव में ज़्यादा मज़ा आता है, और आपको भी शायद इसलिए आप आज 2024 में सर्वाइव करके जी हमसे बात कर रहे हो और मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी। 18 साल की गिप्पी को हाँ। कौन सी चीज़ों की समझ नहीं थी? किसी चीज़ की भी समझ नहीं थी एक्चुअली। तो मैं बताऊँ, गायकी मेरा पैशन था, मुझे मज़ा आता था गाने में, शौकिया गाया करते थे, कभी इधर कभी उधर। तो मैं होटल मैनेजमेंट करता था, तो उसके बाद एक जॉब लगी दिल्ली में, तो मैं एज ए वेटर काम करता था। तो मुझे लगा कि यार नहीं यार, शायद ये सही जगह नहीं है मेरे लिए, कि मुझे गायकी में ही आना चाहिए, क्योंकि मेरा दिल करता था किसी की शादी हो, किसी का कुछ हो, ज़बरदस्ती इधर गा रहा हूँ उधर गा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो फिर मैं गया, तो मैंने घर पे बात करी एंड मैं सीखना शुरू किया। मतलब सीखना भी क्या, जहाँ पे लोकल मेरा जो एरिया था वहीं पे किसी से सीखना शुरू किया, एंड साथ में ही एल्बम की तैयारी करने लग गया कि एल्बम करेंगे एल्बम करेंगे। एल्बम आ गई पहली, पैसे नहीं थे, अपने कज़न से बाहर से पैसे मंगवाए कि यार मुझे हेल्प कर दो, किसी ने $200, किसी ने $500, ऐसे करके एक एल्बम करी। तो बेसिकली आपने बटोरा है। हाँ, जुगाड़ किया हाँ। लेफ़्ट राइट से, बट एल्बम चली नहीं। तो एल्बम चली नहीं, फिर वहीं पे बैक टू बेसिक हो जाता है काम। फिर बड़ी मुश्किल से ऐसे ही लेफ़्ट राइट करके काफ़ी टाइम निकाला, दूसरी एल्बम करी, वो भी नहीं चली। तो दूसरी एल्बम के बाद मुझे लगा कि यार नहीं, ज़िंदगी में कुछ नहीं चलेगा, छोड़ो। तो मैं एक कोई शो मिल गया मुझे, किसी चैनल का शो था, उनकी कोई बड़े आर्टिस्टों ने परफॉर्म करना था। तो दे सेड कि हमें एक आर्टिस्ट चाहिए जो शुरू में परफॉर्म कर दे। तो मैं करूँगा। तो मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रहा था। तो जब मैंने परफॉर्म किया तो
पंजाब की एक कंपनी थी फाइन टोन, उसके मालिक थे राजिंदर सिंह जी। तो वो सबसे बड़े म्यूज़िक कंपनी वाले मालिक थे। तो उन्होंने मुझे देख लिया, तो दे केम टू मी, कहते कि मैंने तेरे को गाते हुए सुना था, तेरी एल्बम करना चाहता हूँ। मुझे लगा, मैं क्योंकि मुझे पता था उनके बारे में, सब जानते थे। तो एट दैट टाइम उन्होंने जितने पंजाबी के टॉप आर्टिस्ट थे तो उन्होंने लॉन्च किए थे। तो मैंने कहा कि पाजी ठीक है, तो मेरी एल्बम एट दैट टाइम ही केम टू मी, जब मेरी एल्बम उनके साथ शुरू हुई, कहते मैं तेरे जैसा एक और लड़का भी मैंने सेलेक्ट किया है, कहता मैं तुम दोनों को लॉन्च करूँगा, कहता मुझे लगता है कि तुम दोनों फ्यूचर हो। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने भी इतना ध्यान नहीं मारा, मुझे था कि यार मेरी बड़ी मुश्किल से एल्बम हो रही है, निकल ना जाए बस, है ना। तो दूसरा दिलजीत था, ओह हाँ उन्होंने ही उनको लॉन्च किया था। तो मैं कहा यार ठीक है, तो एल्बम करी। तो वो उस एल्बम का एक गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, फिर चलती रही चीज़ें। तो यानी कि तब प्रॉपर बर्थ हुआ हाँ गिपी पाजी का, राइट? हाँ पर आपका असल नाम रुपिंदर है, जी। तो ये रुपिंदर और गिपी का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आया? एक्चुअली क्या है कि नाम मेरा रुपिंदर है, क्योंकि हमारे जो सबके पंजाबी सिख लड़कों के नाम ऐसे ही हैं सबके, रुपिंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह, ये वो, है ना ऐसे। तो मेरे बड़े भाई का नाम था सिप्पी, तो उसको था कि मेरा मिलता जुलता नाम रखना है, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया गिप्पी। तो सारा पिंड मैनू गिप्पी 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 गिप्पी। एंड जो स्कूल था वो भी हमारे घर के पास ही था, नज़दीक ही था। तो सारे टीचर वीचर भी वहाँ पे पिंड वाले ही पढ़ा रहे थे, वहीं के बच्चे थे, तो वो भी सब गिप्पी गिप्पी। एंड देन जब मेरा स्कूल चेंज हुआ तो मुझे इतना मैं यूज़ टू हो गया था गिप्पी के लिए। जब मैं नए स्कूल में जाता तो बोलते थे, कोई बोलता था रुपिंदर, तो मैं नहीं यार मुझे गिप्पी बोलो, है ना। तो सब गिप्पी 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 ऐसे ही हो गया था। तो जब मैंने इंडस्ट्री में आना था तो सब ने बोला कि क्या नाम रखना है, तो मुझे था कि नहीं यार गिप्पी ही रखते हैं, कि अब यूज़ टू, कोई बोलेगा कि आ रहा है रुपिंदर तो मुझे बड़ा ऑड सा लगेगा। ये मैं कोशिश कर रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग रुपिंदर, टेक 2। लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग गिपी ग्रेवाल। मुझे भी गिपी रखता है, थैंक यू, आपने वो रखा, मुझे भी अच्छा लग रहा है साउंड। मैं इसलिए रखा हूँ। घर में कैसा वातावरण था? आप लुधियाना के हैं, जी जी राइट? जी। माता पिता, फैमिली का माहौल कैसे था? थिंग्स आसान थी या बहुत संघर्ष था, क्या था? नहीं एक्चुअली क्या था कि जब छोटा था तो इतना टफ नहीं थी चीज़ें, क्योंकि घर ठीक ठाक घर था, सब कुछ था। बट आते आते थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्या कि जब मैं बड़ा हुआ, 16 17 18 ये पीरियड आया, मैं 10वीं में था जब, तो मेरे डैड बहुत बीमार हो गए। तो उनको एक स्ट्रोक आ गया जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गए, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो 2-3 साल मेरे हॉस्पिटल्स में ही निकले। तो मुझे याद है कि उनकी किडनी फेल हो गई थी, तो किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी। तो अमृतसर में एक हॉस्पिटल था, तो 2 साल कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में रहे हम। इधर कहीं बाहर चले जाते थे, रहते थे, फिर अंदर 2-2 3-3 महीने, कभी ये टेस्ट हो रहे हैं, कभी वो टेस्ट, फिर बोलते थे ऑपरेशन होएगा, फिर 4 महीने लगेंगे, 4 महीने रह रहे हैं, कभी नहीं हुआ, फिर ये मतलब बहुत कुछ हुआ उस दौरान। तो उस दौरान जितनी, क्योंकि मैं बिलोंग्स टू अ ज़मींदार किसान फैमिली, तो जितनी ज़मीन थी वो सब बिक गई। तो चीज़ें, तो वो एक ट्रैक था लाइफ का जो हम नीचे चले गए बहुत। तो जब मैंने करियर स्टार्ट करना था सिंगिंग का, एट दैट टाइम फिर पैसे नहीं बचे, क्योंकि उस टाइम क्या हो गया था कि 90s में ऐसे होता था कि एल्बम आती थी और चल जाती थी। इमीडिएटली लेट 90s में जाके क्या होने लग गया कि उनके म्यूज़िक वीडियोस बनने लग गए। तो जो एल्बम पंजाब में 40-50 हज़ार में रिलीज़ हो जाती थी, उनका बजट हो गया 5-5 लाख, 1-1.5 लाख का वीडियो, 2-3 लाख चैनल्स को देना पड़ता था प्रमोशन के लिए, 1-1.5 लाख में एल्बम आपकी रेडी होती थी, म्यूज़िक म्यूजिशियंस, लिरिक्स, सो मतलब बहुत तामझाम हो गया। तो इतना पैसा पॉसिबल नहीं था। तो मेरे डैड चाहते थे कि मैं गाऊं, उनको था कि यार मेरे में है, क्योंकि वो म्यूज़िक को पसंद करते थे, बट पैसे वैसे नहीं थे। फिर मैंने बताया जैसे कि मेरे 2 कज़न्स वगैरह ने हेल्प करी, तो तब जाके वो एल्बम रेडी हुई। तो ये एक दौर रहा। तो जो पहला भारी भरकम कमाई हुई थी, हाँ, शो से हुई थी, एल्बम के थ्रू हुई थी, क्या था वो? शो से हुई थी। कितना कमाया आपने नहीं उससे? भारी भरकम नहीं भारी भरकम नहीं हुआ था। 8,000 रुपये मिला मुझे शो, पहले शो का। तो बट 8,000 में मुझे लगता था कि बहुत है 8,000 रुपये, क्योंकि मैं उससे पहले सिर्फ 2,800 रुपये में काम करता था होटल में, जब होटल लाइन में था। तो मुझे लगा कि यार 2,800 रुपये महीना में काम करता हूँ मैं, तो ये तो 8,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है।
तो आई एम ओके विद दैट। तो मुझे याद है कि मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था, ऐसी बातें करते करते दूसरा तीसरा शो मिला मुझे, तो वो मिल गया मुझे। मैं मोहाली रहता था, चंडीगढ़ गंगानगर का, राजस्थान। तो वो कहते वो आए तो हमने पूरी बजटिंग करी कि एक वो जो मैटाडोर होती है कि हम वो लेके जाएंगे जिसमें मजिशियंस बैठेंगे, उसके ऊपर साउंड रख लेंगे, सब इकट्ठे जाएंगे, कितना खर्चा होगा। तो खर्चा आया कुछ 13-14 हज़ार का। तो हमने सोचा इनसे 15,000 रुपये मांग लेते हैं। तो हमने 15,000 मांगा, तो वो कहते हैं हमारा तो 10,000 का बजट था, हम आपको 11 दे सकते हैं। तो वो सारे बैंड वाले बोलते कि भाजी ये तो हम माइनस में चले जाएंगे 2,000। मैंने फिर भी पकड़ लिया वो शो। मैंने कहा कि यार चलते हैं, कोई बात नहीं, कि 2,000 माइनस में, क्योंकि उन्होंने 1,500 रुपया बीच में मेरी पेमेंट ही डाली हुई थी कि 1,500 तेरे को मिलेगा, है ना। तो मैंने कहा कि मैं छोड़ दूंगा, फिर 500 माइनस में रह गए हैं, आगे जाके देख लेंगे। तो लकीली क्या हुआ कि जब हम शो पे गए तो वो शो इतना अच्छा गया, उन्होंने पैसे बहुत फेंके, 10-15 हज़ार रुपये हमें ऊपर से इकट्ठा हो गया, 2-3 शो मिल गए और वहाँ से, तो ऐसे सर्कल चल पड़ा। मेरी माता जी एक बार गाड़ी में बैठी थी, खुद की गाड़ी में, तो कह रही थी ये गाड़ी तो अच्छा है, पर जिस दिन मेरा बेटा मुझे गाड़ी गिफ्ट करेगा ना, हाँ, या खुद की गाड़ी खरीदेगा, हाँ, उस गाड़ी में मुझे बहुत मजा आएगा। हाँ, मैंने 14 साल की उम्र में अपना करियर स्टार्ट किया। मैं हाँ, 45 का हूँ, 31 ईयर्स हो चुके हैं, 30 ईयर्स। और पहली गाड़ी मैंने खरीदी देवू मटीज, एक छोटी हाँ, गाड़ी हाँ, थी, हाँ, और मैंने मम्मी को गिफ्ट कर दी। हाँ, 25-30 साल बाद भी वो गाड़ी अभी भी मम्मी के पास है, हाँ, रखती हूँ। मुझे यकीन है कि जब वो ज़मीन चली गई थी, ये सब हाँ। चली गई थी, वो जो पहला पैसा जो अपने खुद की कमाई से आपने आपने क्या किया उसके साथ? एक्चुअली मैं बताऊं कि हाँ, सबसे ज़्यादा जोर लगा हुआ था मेरे को सिंगर बनाने में मेरे डैड का। ऑब्वियसली मेरी पूरी फैमिली का था, मेरे ब्रदर का, मॉम का, वाइफ का, सबका जोर लगा हुआ था। जब मेरी शादी होगी मेरी वाइफ ने बहुत स्ट्रगल किया मेरे साथ, बट डैड मेरे रहे नहीं तब तक, जब तक मैं स्ट्रगल में ही था। तो जब मेरा काम शुरू हुआ, असली मुझे पैसा मैं कमाने लगा, तो डैड की डेथ हो गई 2003 में। तो तब तक काम फिट ही नहीं बैठा। तो वो मुझे हमेशा रहेगा ज़िंदगी में, और ऑलवेज़ रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जिस बंदे का सपना होता है कि यार मेरा बेटा कुछ ऐसे बने, तो उनको सबसे ज़्यादा चाह था। जब मैं शो पे जाता था, शो से जाके वापस आता था, तो मेरे से वो पूरा पूछते थे कौन सा गाना पहले गाया, तुझे ये करना चाहिए था, तुझे वो करना चाहिए था, तू ये किया कर, ये तेरी स्ट्रेंथ है, ये तेरी वीकनेस है, तू इसको इम्प्रूव कर, तू, क्योंकि उनका मन था इस चीज़ों में। ही लाइक्स ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उन्होंने कभी गाया नहीं, बट उनको मज़ा आता था ऐसे ऐसे गा के। तो वो मेरा मन में रहा ऑलवेज़। बट उसके बाद तो जैसे आपने पूछा कि पहली कमाई का क्या किया, क्योंकि पहली जो मेरी कमाई थी वो इतनी कम थी कि उससे कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता था। तो उसके बाद जिन जिन लोगों, जैसे मैंने बताया कि जिन जिन, जैसे मॉम के ड्रीम्स थे, उनका क्या ड्रीम था, माँ का क्या ड्रीम होता है, जैसे आपने बताया कि यही होता है कि मेरा बच्चा बस कामयाब हो जाए। मेरी मॉम ड्राइव करते नहीं है, तो गाड़ी उन्हें चाहिए नहीं, तो बट जो उनको चाहिए लाइफ में वो मैंने सब दे दिया। जैसे कि मुझे होता है कि उनको टाइम चाहिए मेरा, वाह, है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरी माँ को मेरा टाइम चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम टाइम स्पेंड करूँ। उसके बिना मॉम मेरे ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करते, मैं बट उनको ज़बरदस्ती घुमाता हूँ। मैंने उनको पूरी दुनिया घुमाई है, इधर उधर ये वो। तो क्योंकि मेरी मॉम के बहुत सी, मेरी मॉम इज़ लाइक के वो थोड़े शाय हैं, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाते। इवन जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, तो कहीं पे भी जाना है। मेरे ब्रदर ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो मेरे मॉम कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी उनके पास होते हैं, तो कभी मेरे पास होते हैं। तो यहाँ मेरा ब्रदर आएगा उनको छोड़ने के लिए, यहाँ इधर से हम जाएंगे कोई ना कोई उनको छोड़ने के लिए, है ना। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मॉम आजकल तो बहुत ईजी हो गया है, ये लेके जाती हैं, वो फर्स्ट क्लास बन गई है, आप मज़े से लेटो जो। वो मतलब छोटी फ़्लाइट में भी अगर 1 घंटे की भी वो चीज़ है, वो अकेले नहीं जा सकती कहीं पे भी, तो उनको लेके जाना पड़ता है। शी इज़ नाउ 80+। तो मुझे होता है कि जितना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बाकी सब चीज़ें मुझे लगता है कि जब काम अच्छा चल रहा है, दोनों बच्चे सेटल्ड हैं, माँ को खुशी होती है, बट अगर टाइम मिल जाए तो उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। पापा को मिस करते हैं इस फेज में? ऑलवेज़ मिस करते हैं, मैं मिस करता हूँ। मैं इवन मेरे बच्चे कभी उनसे मिले नहीं, वो भी बहुत मिस करते हैं, क्योंकि आई ऑलवेज़ यूज़ टू
टॉक टू देम, क्योंकि मैं उनको बताता हूँ चीज़ें। तो मुझे ये भी होता है कि जो जैसे मैंने आपके साथ टाइम की बात करी कि आप लाइफ में पैसा है कि पैसा आप कमा सकते हो, एक बार चले जाएगा फिर कमा सकते हो। एक लाइफ ऐसी चीज़ है जो आप वापस कमा नहीं सकते। जो टाइम आपका चला गया वो टाइम आप वापस कभी लेके नहीं आ सकते पूरी ज़िंदगी में, यही है आपके पास। सो मैं उनको भी ये बोलता हूँ कि आपके मन में, आप के बच्चों के मन में अगर अभी कुछ है, आप मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो अभी करो। आप मेरे साथ खेलना चाहते हो तो अभी खेलो। 20 साल बाद पता नहीं मैं हूँ मैं ना हूँ। सो मैं अपने फादर के साथ बहुत सी चीज़ें करना चाहता था, नहीं कर पाया। अब टाइम नहीं, अब रहा ही नहीं है क्योंकि डैड नहीं रहे। तो अब मैं अगर चाहूँ भी तो वो चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ। सो हमेशा मुझे कई लोग बोलते हैं कि यार आप एक्टर हो, आप सिंगर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, इतनी चीज़ें करते हो, टाइम कहाँ कैसे निकालते हो? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार बकवास बातें हैं कि आप ये करते हो, आप वो करते हो। टाइम आपने जब निकालना है ना, सब टाइम निकलता है। आज हमने इंटरव्यू करनी थी, मैं फ़िल्म प्रमोट कर रहा हूँ, आपने भी कंटेंट शूट करना है, हमने टाइम निकाला है ना दोनों ने। कैसे नहीं निकलता टाइम? सब चीज़ें निकलती हैं। सिर्फ आप कई बार अपने बहुत फैमिली मेम्बर्स को फॉर ग्रांटेड लेते हो। बेटा अंडरस्टैंड करो ना, मॉम समझो ना, आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू डू दिस, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। सो वो सब चीज़ें निकल आती हैं। हम करना नहीं चाहते होते कई बार, हमें लगता है कि ये नहीं, हम प्रायोरिटी कहीं और देते हैं। सो वो नहीं होनी चाहिए। सो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको राइट यूटिलाइज़ करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी कीमती चीज़, आपकी इनकम, आपका सब कुछ समय ही है। मैं देखता हूँ एक चीज़ आपके अंदर है, वो सिंप्लिसिटी है, और मैं फील कर सकता जी हूँ। जी 30 साल इंटरव्यूज़ किए तो मैं फील कर सकता हूँ। पंजाबी आर्टिस्ट का एक होता है ब्रांडेड कपड़े, ग्लेयर्स, चेन्स वगैरह वगैरह, और मैं बहुत बड़ा तहे दिल से फैन हूँ पंजाबी म्यूजिक आर्टिस्ट, एक्टर्स, दिल से बोल रहा हूँ। थैंक यू। आप भी ने भी वो फ्लैशी अवतार दिखाया हुआ है, जी राइट? जी जी कभी कभार आप वो फ्लैशी अवतार जो दिखाते हैं, आप इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऑडियंसेस को पसंद है, या फिर वाकई में आप वो साइड से रिलेट करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा कई बार सोचता हूँ, कई बार मैं इंटरव्यूज़ में भी देखता हूँ, कई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, आप ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करते हो। मुझे समझ नहीं लगती कि ब्रांड अन ब्रांड क्या है। अगर कोई मैंने शर्ट पहनता हूँ, आज ये शर्ट है, ये ब्रांड की शर्ट है, तो ये लुई विटॉन की नहीं होती तो ये ज़ारा की होती। ज़ारा भी तो ब्रांड है, मैं वो भी पहनता हूँ, मैं ये भी पहनता हूँ। जो मुझे लगता है कि मेरे पहना हुआ अच्छा लगेगा, मैं वो पहन लेता हूँ। हाँ, सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि हम इन चीज़ों को क्यों देखने लग जाते हैं, क्योंकि महंगी सस्ती चीज़ होती है समहाउ। आप आप मारुति गाड़ी में भी जाते हो, आप मर्सिडीज में भी जाते हो, आप लोग बुगाटी लेके भी घूमते हैं। तो जो चीज़ जो बंदा अफोर्ड करता है, बंदा उस हिसाब से लेता है कि यार मैं अच्छा लगूं। हम शादी में जाते हैं तो हम बन ठन के जाते हैं कि यार हम अच्छे लगें। तो अब वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्री, तो हमें लगता है कि यार हम पंजाबी कहीं जाते हैं तो हम बन ठन के जाएं, यार पता लगे कि हम आए हैं, तो वैसे कपड़े पहने जाते हैं अच्छे। पर असल में क्या प्रेफर करते हैं ये भी? मैं सब कुछ प्रेफर करता हूँ। मैं वही, मैंने आपको जैसे बोला कि मुझे जो अच्छा लगता है पहनना, जो मुझे लगता है कि यार ये इसमें मैं अच्छा हूँ, तो मैं वो पहन के चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि यार ये अच्छा लग रहा है, कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, दैट्स ओके। बाकी घर में मैं बहुत सुस्त हूँ। मुझे ऐसे होता है कि मैं उठ जाता हूँ मैं टाइम पे ऑलवेज़, कि मैं उठूँ, बस वहाँ से उठूँ, यहाँ बैठ जाऊँ, कंबल ले लूँ, रजाई ले लूँ और बोलूँ चाय ले आओ, ये कर लो, टीवी लगा लूँ। फ़िल्में देखनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे फ़िल्में बनाना, फ़िल्में देखना, तो ये प्रोसेस मैं एंजॉय करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एंटरटेनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाने जितने अच्छे लगते हैं, सुनने भी उतने ही अच्छे लगते हैं, मैं एंजॉय करता हूँ। फ़िल्में बनानी जितनी अच्छी लगती हैं, देखनी भी उतनी अच्छी लगती हैं, और मैं मज़े से देखता हूँ। अगर इमोशनल फिल्म है तो मैं रोता भी हूँ। बहुत रोते हैं आप? हाँ, मैं वैसे ही बहुत इमोशनल हूँ, मैं जल्दी रोता हूँ बाकियों के हिसाब से। मैं भी बड़ा वैसा हूँ बाय द वे। आप आज सच्चे दिल से छोटी छोटी बातों पे मैं रोने लग जाता हूँ। जैसे आपके पिताजी आपके साथ थे, राइट? मुझे यकीन है कि शायद वो हमारे इर्द गिर्द इस वक्त बिल्कुल होंगे, आपको बिल्कुल ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे, और होपफुली मुझे भी। जी। वो कौन सा चीज़ है जो आपने अपने पिताजी में नोटिस की, जो आपने कहा मेरे तीनों बेटों को मैं ज़रूर दूंगा? समय तो है ही, जी 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 बट एक क्वालिटी आपके पिताजी जो आपने मैं नोटिस किया, अरे यार मैं तो अपने पिताजी जैसा बन गया हूँ। मैं जब क्योंकि जब एट दैट टाइम मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मैं उन चीज़ों को जज नहीं कर पाता था
कि क्या है क्या नहीं है। बट जब मैं अभी अपने गांव जाता हूँ तो लोगों को मिलता हूँ, तो लोग जो सब लोग होते हैं तो वो बात करते हैं पापा के बारे में या कुछ भी, तो मतलब एवरीवन, हर बंदा मुझे बोलता है कि यार तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमारे लिए ये किया, उन्होंने हमारे लिए वो किया ऑलवेज़। क्योंकि मैं जब छोटा था तो मेरे डैड इंजीनियर थे, तो सब आसपास के बच्चे मेरे घर पे पढ़ने आते थे। ऑलमोस्ट 200-250 बच्चा हमारे घर पे पढ़ता था। सो उनमें से बहुत बच्चे ये थे जो ट्यूशन फ़ीस कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। 50% ऑफ देम वो फ्री पढ़ते थे। तो पापा बहुत खुश होते थे उनको पढ़ा के। उनको लगता था कि यार ये बच्चे आगे जाएँ, ये कुछ करें, ये कुछ ऐसे हैं। और किसी का कोई काम होता था तो ऑलवेज़ डैड को बुलाया जाता था कि आप आ जाओ, क्योंकि वो पढ़े लिखे इतने लोग वहाँ पे थे नहीं। तो कहीं किसी ने जाना है, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया। सो उन्होंने मुझे एक चीज़ ज़रूर सिखाई है जो मैं ऑलवेज़ अभी भी मेरे दिमाग में रहती है कि यार ऐसा मत करो कि इतने बड़े मत बनो कि आप किसी के काम ही ना आ सको, कि आपके आने का कोई फ़ायदा ही ना हो ज़िंदगी में। आप आए हो, आप कुछ करने आए हो, और आपको कुछ कोई आके बोल रहा है कि आप मेरे लिए ये कर दो, और आप उसको मना कर दो, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ? कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी कितनी एक्सपेक्टेशन है तुमसे कि तुम कर सकते हो। और कहते हैं मुझे लगता है कि उनको जो लगता था कि वो कर सकते हैं, वो हर वो चीज़ कर देते थे कि यार मैं इसके लिए कर दूँ, मैं उसके लिए कर दूँ, मैं वो कर दूँ। हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है। अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन। टी शर्ट्स, हुडीज, स्वेट शर्ट्स, जंपसूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store। लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। So check out the merchandise, purchase it. Price बहुत reasonable है and the clothes are very easy and comfortable to wear. अंगार मचाओ। पंजाबी म्यूजिक जब भी आता है, काउंटडाउन में हो, यूट्यूब वीडियोस हो, वायरल हो जाता है जी। एक सेगमेंट है जो कहता है कि ऑथेंटिसिटी जो है पंजाबी सॉन्ग्स का वो चले जा रहा है। कोई इंसान आता है, वो आहो मायनू शब्द डाल देता है, वो पंजाबी गाना हो जाता है, पर हालांकि वो असल पंजाबी गाना नहीं है। आप जैसे लोग जो पंजाबी लैंग्वेज को जानते हैं, समझते हैं, जी जी कंटेंट उसके इर्द गिर्द बनाते हैं जी ऑथेंटिक पंजाबी लाइनों के साथ, क्या आपको लगता है पंजाबी म्यूजिक सडनली डाइल्यूट हो चुका है? कोई भी आकर आहो बोल देता है, मायनू हो जाता है और वो पंजाबी म्यूजिक बन जाता है? हाँ, देखो ये चीज़ हो रही है, क्योंकि मैं कई बार क्या करता हूँ कि मुझे कई बार यहाँ पे बुलाते हैं कि यार ये गाना आप गा दीजिए, कि हमने पंजाबी गाना बनाया किसी फिल्म के लिए, बहुत अच्छा गाना है। तो मैं कई बार आके सुनता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ पाजी आपने मुझे क्यों बुलाया, इसको तो कोई भी गा देगा, क्योंकि ये पंजाबी तो है नहीं, ये ऐसे ही लगता है इसमें बल्ले 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 वो किया है, बाकी तो ये हिंदी है। तो मतलब मेरे से अच्छे यहाँ पे लोग हैं तो वो ज़्यादा बेटर गाएंगे इसको। कहते नहीं भाजी आप इसको पंजाबी टच दे के गा दो। मैं गा दूंगा, पर मुझे लगता है कि बेटर यहाँ से कोई गा देगा। वो क्या है कि वो अपने हिसाब से पंजाबी बनाते हैं, बट वो पंजाबी होता नहीं है। तो बट ऐसा नहीं है कि हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है कि यार ये करते हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो बट हाँ कि हम एज ए पंजाबी हम अपना म्यूज़िक प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं ऑलवेज़। हमें लगता है कि यार हमारी फिल्में, हमारा म्यूज़िक आगे रहे। और दूसरा क्या है, हम एतराज़ क्यों करें, क्योंकि वो बना तो हम ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कि हम पंजाबी बनाएं। तो हमारा म्यूज़िक इतना अच्छा हो गया है कि देखो कि जिनको पंजाबी नहीं भी आती वो भी पंजाबी बनाना चाहते हैं। तो हमारे लिए तो प्राउड वाली बात है। क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट। अंग्रेजी बीट जी, हनी सिंह गिपी, हाँ, उसके बाद मिर्जा, उनकी पहली फिल्म थी आपके साथ। जी। यंग हनी के क्या क्या मेमोरीज हैं आपके? बहुत सी मेमोरीज हैं। हनी यंग ही है, आज भी यंग ही है वो बुढ़ा नहीं हो सकता कभी भी लाइफ में। वो कहाँ है, उसमें जो बुढ़े वाला सॉफ्टवेयर उसमें डला ही नहीं है कभी, मुझे लगता है। आपके अंदर भी सर जी तो वो बहुत एनर्जी वाला बंदा है, तो वो हमेशा वैसे ही रहता है। ये पीछे एक दिन हम इकट्ठे थे तो मैं उसको तभी बोल रहा था, मैं क्या मतलब चेंज नहीं हो सकता, ही इज़ लाइक दैट। तो बहुत मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है, और जो बना रहा है, जो पहले बनाया उसने।
अनबिलीवेबल था। तब तो हमें ऐसे लगता था कि ये कौन से ग्रह से आ गया है बंदा, ये क्या बना रहा है, जो उसकी बातें थी। क्योंकि मेरा क्या था कि मैं टिपिकल पंजाब हूँ, बिल्कुल वहाँ से देसी। तो हम वो हैं कि हम चाहे पंजाब से बाहर आ जाएं, बट पंजाब हमारे से बाहर नहीं आ सकता, वो हम ऐसे बसा हुआ है। तो जब हनी आके मुझे मिला तो हनी मुझे थोड़ा ऑड लगता था कि यार ये क्या है बंदा, है ना, कि ये क्या बनाना चाहता है। इवन मुझे आज भी याद है, मैं हमेशा, कई बार लोग बोलते हैं कि आज के आर्टिस्टों को आप कुछ कहना चाहते हो, तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आज की कोई आर्टिस्ट आता है ना, तो उसका कोई गाना सुनते हैं हम, तो उसका गाना सुन के हम बोल देते हैं कि यार यार ये बेटर हो सकता है, मतलब ठीक नहीं, तो वो गुस्सा कर जाते हैं कि यार हमें ये बता रहा है कि कैसे है, इसको क्या पता, है ना, आज का म्यूज़िक क्या है। तो जब हनी आया तो मुझे याद है कि हनी भाई 3-4 बार मेरे पास मीटिंग हुई। तो पहली बार गाना सुनाया तो मैंने गाना सुना तो मैं, यार मुझे समझ नहीं लगा, यार पता नहीं तो मैं इस म्यूज़िक के लिए नहीं हूँ या ये म्यूज़िक गलत है, पता नहीं क्या है, कि वी आर नॉट ऑन सेम पेज, कि भाई मेरे बस का नहीं है। तो नो प्रॉब्लम पाजी, मैं वापस आता हूँ। उसने एक भी बार ये नहीं बोला कि यार ऐसे कैसे आप बोल सकते हो। वो वापस गया, वो नई चीज़ें बना के लेके आया। 3-4 बार उसके साथ ऐसे हुआ, हमने 3-4 मीटिंग्स करी। तो मतलब उसके बाद तो ऐसे हो जाता था कि आ गया फिर, है ना, कि लेट्स सी। तो उसने मुझे एक बात बोली थी, मैं ऑलवेज कहता हूँ, तो पता नहीं उसको याद भी होगी कि नहीं, कि ऐसे बातों बातों में होती, कहता पाजी एक दिन आपकी ज़िंदगी का बड़ा गाना बनाना है, बस ड्रीम है, देखना। यार उसने अंग्रेज़ी बीट बना दिया, ठीक है, तो कहना बड़ा इजी होता है कि मैं ये कर दूंगा ना, तो उसने बनाया और गाना सब जगह चला और उसने मुझे कन्विंस किया, वो चीज़ें हुई और मेरे बहुत से गाने बनाए उसने। तो पंजाब में सुपर डुपर हिट गाने थे और मुझे याद है कि फटाक से ऐसे ऐसे बने कि ये बना लो। एक वक्त होता है कि वो बोलते हैं ना कि पत्थर को भी हाथ लगाओ सोना बनता है, तो वो पीरियड हनी का भी था, है ना। तो हम कुछ भी करते थे, वो ऐसे हिट होता था। माने एक चीज है उनके अंदर, उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो बार बार आते रहे, हाँ। जो शायद अभी भी उनके रूह के अंदर है। बिल्कुल, ही डजंट गिव अप, राइट सर गिव अप तो करना भी नहीं चाहिए लाइफ में। मैं तो हमेशा इस चीज़ को बिलीव करता हूँ। आपके अंदर वो कभी फेज आया जब चीजें आपके अनुसार, सक्सेस के बाद एक और ग्राफ आता है पाजी, जो बच्चन साहब ने देखा, सब देखते हैं, सक्सेस आता है। आज सुबह ही मैं मनोज बाजपेयी से फोन पे बात कर रहा था, उन्होंने कहा मैं सक्सेसफुल हुआ, फिर मैं गिरा, फिर सक्सेसफुल हुआ, मैं गिरा। सक्सेस के बाद भी आपके पास कभी एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी आई? बहुत बार आती है, बहुत बार आती है मेरी लाइफ में, बहुत बार आई। मुझे याद है एक बार बैक टू बैक मेरी 3-4 फिल्में नहीं चली, तो उस दौर में मेरा म्यूज़िक भी नहीं चला। तो मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ, कि मतलब फिर भी मेरे पास फिल्में आती थी, तो कि ये फ़िल्म है वो फ़िल्म है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ी ब्रेक लूँगा, कि मैं सोचना चाहता हूँ कि क्या हुआ। तो बट मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा कि यार मतलब मैं तो बाहर हो गया इंडस्ट्री से, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। मैं क्या, नहीं, 100% आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि कई प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब आप फिल्म बनाते हो तो आप बहुत मेहनत करते हो, फिल्म फ्लॉप हो जाती है और आप बोलते हो कि ऑडियंस को समझ नहीं है। ये मैंने बहुत सुना है बाबा जी। हाँ। मेरे इंटरव्यू में लोग ये बातें कहते हैं कि यार ये फिल्म नहीं चली क्योंकि ऑडियंस के टाइम से आगे थी, ऐसे बोल देते हैं। नहीं, अगर ऑडियंस के आपकी जो चली हैं वो आपको लगता है कि ऑडियंस के हिसाब से सही थी, ये ऐसा नहीं होता। तो बहुत सी चीज़ें होती है। जब फिल्म हिट होती है तो हीरो बोलता है कि मैं बहुत एफर्ट की, तो जब फिल्म फ्लॉप होती है तो वो बोलता है कि मैंने डायरेक्टर को बोला भी था कि ऐसे मत कीजिए, वैसे मत कीजिए, उसने मेरी ऐसे नहीं सुनी, वो बोलता है उसने मेरी ऐसे नहीं सुनी। सब सेम पेज पे होते हैं। हिट है तो सबकी है, फ्लॉप है तो सबकी है। तो और भाई कोई भी फ्लॉप नहीं बनाता, सब हिट बनाते हैं, सब शोले ही बनाने चाहते हैं, ठीक है। बनने के बाद जब लोगों के पास आती है फिल्म, उसके बाद पता चलता है। कई बार कई फिल्मों से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। कई फिल्मों से हमें बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर वो नहीं चलती, तो वो क्या है कि यार हम जो बनाना चाहते थे, शायद जो हमारा माइंड सेट था, बट ऑडियंस वो नहीं देखना चाहती थी, कि ऑडियंस को नहीं अच्छी लगी। वही ऑडियंस है ना जिसने आपकी फिल्मों को सुपर हिट किया, उन्होंने फ्लॉप किया तो वो बुरे हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मुझे लगता है कि ऑलवेज जो ऐसे कहते हैं वो गड़बड़ वाला बात है। तो मेरी लाइफ में वो जो फेज़ था, तो मुझे लगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कि मुझे ध्यान से करना चाहिए। तो फिर मैंने एक ब्रेक ली। तो इन दैट मीन टाइम मैंने एक फ़िल्म लिखी, आप खुद, तो वो छोटी फिल्म थी। तो मुझे लगता था कि यार इसको कहीं किसी को बोलता हूँ कि बनाएं, तो करता हूँ। तो वो करते 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 मुझे लगा कि यार ये फ़िल्म
मैं अभी ब्रेक तो ले ही रहा हूँ कि खुद डायरेक्ट करता हूँ। तो वो मैंने खुद डायरेक्ट करी अरदास। तो वो आज की डेट में पंजाबी की बड़ी फ्रेंचाइजी खड़ी होगी। तो वो फिल्म इतनी चली, उसके बाद अरदास का सेकंड पार्ट आया, उसने बहुत से रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। सो अभी उसका आगे सितंबर में थर्ड पार्ट आ रहा है, अरदास सरबत दे पलेली। सो पता नहीं होता कि क्या चीज़ कैसी होनी है। यानी वो फेलियर जो हो रहे थे उसने एक्चुअली आपके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। हाँ, नया दरवाजा खोला। यू यूज्ड इट टू योर एडवांटेज। मैं तो सच बोलता हूँ, मेरे को कई बंदे पूछते हैं कि आप इतनी चीज़ें करते हो। मैं कि यार मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था, ये सब एक्सीडेंटल हुआ। मेरे मन में कोई चीज़ नहीं थी। मुझे याद है जब मैंने फ़िल्म करी थी, जो मिर्ज़ा आपने जिक्र किया, वो हमने एक प्रोजेक्ट बड़ा उठा लिया। हमारे पास बजट नहीं था, तो डायरेक्टर ने बोला कि यार कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई हम छोटा क्रू रखते हैं 5-7 बंदों का। कहते 5-7 बंदों में कैसे होगी। तो मैं कोई बात नहीं भाई, कर लेंगे। तो हमने फ़िल्म बनानी है। तो क्या हुआ, मुझे याद है कि ऐसे जैसे मेरा शॉट लगता था, मैं ये हूँ, तो उन्होंने बोला एक्शन, तो मैं गन लेके खड़ा हूँ, ऐसे गन वन आया तो गोली गाली चली, ठाक। उन्होंने बोला कट, तो मैं बस ऐसे डालता था, उधर जाता था और ट्रैक उठाता था साथ में कि इधर आ गए, लाइटिंग चेंज हो रही है, ये वो, अरे लाइट इधर करो, उठाओ। मैं खुद करते थे हम साथ में। तो उसने क्या किया मेरी ज़िंदगी में कि आज मैं डायरेक्टर हूँ। आज मेरे साथ कोई अच्छा डीओपी आता है तो मैं उसको बताता हूँ कि क्या चाहिए मुझे, क्योंकि मैं सीख गया वो चीज़ें। हमारा जो डीओपी था वहाँ पे गोरा था, वो इतना इंटेलिजेंट था। हमने उसको बोला कि यार हम तेरे को लेबर नहीं दे सकते, हम खुद करेंगे। तो वो शॉक्ड था कि ये कैसे, हमने उसको पूरे पैसे दिए। तो वो बंदा राइट था, उसके साथ हम सब काम सीख गए। मेरा डायरेक्टर अच्छा था, हम उससे काम सीख गए। तो ये चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत अच्छी हुई। फिर जब कैरी ऑन जट्टा बनी पहली, तो तब ऐसी फिल्में नहीं बनती थी आउट एंड आउट कॉमेडी। तो मेरे जो प्रोड्यूसर थे वो भाग गए, कहते मैं नहीं बनाऊंगा ये फ़िल्म, इसमें तो हीरो हीरोइन का बहुत ज़्यादा एंगल नहीं है, ये फ़िल्म कहाँ चलेगी, ये ऐसे नहीं चलेगी। तो मैंने जितने पैसे जोड़े थे वो मेरे पास थे, मेरे 3 थोड़े दोस्त थे, मेरा ब्रदर था। मैंने सबको बोला कि थोड़े थोड़े पैसे पाओ यार, ये पक्की चलेगी फ़िल्म। वो कहते चल तेरे कहने पे डाल के देख लेते हैं। तो वो फिल्म ऐसी चली, तो मैं प्रोड्यूसर बन गया उस फिल्म से। अभी जैसे बताया कि अरदास लिखी तो मैं डायरेक्टर बन गया। सो ये एक्सीडेंटल चीज़ें हुई मेरी लाइफ में। बट हाँ, एक चीज़ थी कि ऑनेस्टी से काम किया था, मन साफ था, बेईमानी नहीं थी मन में कि मैंने ये करनी है, मैंने वो करनी है। वो चीज़ थॉट नहीं था। जो चीज़ करते थे उसको पूरा डेडिकेशन से करते थे। आज भी मैं अपनी कोई फ़िल्म करता हूँ तो मुझे ऐसे होता है कि जैसे मेरी पहली फ़िल्म है, यार ये चिंदा चिंदा फिल्म आ रही है, तो मुझे ऐसे होता है कि यार बहुत एफर्ट करनी है इस फिल्म के लिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फ़िल्म सुपर हिट होनी चाहिए, फ़िल्म ऐसे होना चाहिए, इसको हम ये करें, इसको हम वो करें। फ़िल्म नहीं चलती तो बैठते हैं कि यार क्या गड़बड़ किया हमने। मतलब वो मेरे थॉट ही नहीं है, मेरी पूरी टीम के दिमाग में मैंने डाला है कि कोई बंदा ये आके बोलेगा कि ये ऑडियंस को समझ नहीं है, ये बकवास है, हम कहाँ गलत थे वो ढूंढो। ऑडियंस को थोड़ी जाके ठीक करें। घर घर जाके आप बोलोगे कि आप ये ऐसी फिल्म देखा करो, किसको बोलेंगे आप? हमें क्या सेट करना चाहिए वो देखो। शिंदा ने काम किया था हौसला रख फिल्म में जी। दिलजीत पाजी के जी, साथ। उस वक्त लोगों को लगा हाँ चीजें ठीक है दिलजीत और गिप्पी पाजी के बीच में। क्या वाकई में आप दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं थी, आपके और दिलजीत नहीं के बीच नहीं में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पता नहीं आई डोंट नो क्यों लोग ये कहते हैं। मतलब कई बार हो गया। एक बार तो मुझे याद है कि मैं पंजाब में, हम थे, कोई बड़ा इवेंट था, कोई अवार्ड शो था। एट दैट टाइम मैं थोड़ा लेट पहुंचा, तो मैं गया आगे, तो दिलजीत आगे बैठा था, तो मैं जाके बैठा साथ में। तो गुरदास मान साहब परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पे। तो जब मैं जाके बैठा और मैं और दिलजीत इकट्ठे बैठे, तो मान साहब ने बीच में रोक के सबसे पहले ये बात बोली, कहता तुम दोनों इतने अच्छे लग रहे हो ना, इकट्ठे बैठे ऐसे ही बैठा करो, मतलब किसी की बातों में नहीं आना, लड़ना नहीं, ये वो। एंड वी आर शॉक्ड कि मान साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कि मतलब चलो हो सकता है कि सोशल मीडिया या इधर उधर कई बार लोग फैंस ऐसे बात हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। आफ्टर दैट दिलजीत गया स्टेज पे और मैं भी गया था, तो हमने, दिलजीत ने पूरा लम्बा चौड़ा बोला कि ऐसी कुछ है ही नहीं। तो मतलब कि आई डोंट नो क्यों। जब हौसला रख भी थी तो तब भी हमने फ़ोटोएँ भी शेयर करी, दिलजीत ने भी लिख के पाया कि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, के लोग पता नहीं क्यों। अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं बोलता कि चिंदा क्यों करेगा वो फिल्म, तो दिलजीत की फ़िल्म है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, 1% भी नहीं। हाँ, सिर्फ क्या होता है, जब हमने शुरू किया था तो हमारी फ़िल्म आई जी ने मेरा दिल लुटिया, हमने इकट्ठी फ़िल्म करी। हम दोनों नए नए पंजाबी इंडस्ट्री में फ़िल्मों में आ रहे थे, तो वो फिल्मों की बड़ी हिट। तो एक दिलजीत का प्राइस सेट हो गया, एक मेरा प्राइस सेट हो गया।
अब दोनों को उस प्राइस दे के एक फ़िल्म बनानी पंजाबी के लिए, वो फिल्म बनती थी बहुत महंगी, उतना बिजनेस नहीं होता था, कई बार प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं करता था। तो ये करते 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 हमारी फिल्म इकट्ठे हुई ही नहीं कभी भी। तो कभी भी नहीं हुई, तो लोगों को शायद लगता है कि इनका इकट्ठे कुछ आया ही नहीं। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन मुझे याद है मैंने अरदास फिल्म शुरू करी, जब मैंने आपको बताया कि मेरा वो फेस ठीक नहीं था, मैंने अरदास शुरू की तो एज आ डायरेक्टर, तो मैं शूट कर रहा था, तो दिलजीत सेट पे आया, तो वो कहता कि मेरी इधर शूटिंग थी, तो मुझे पता लगा कि भाजी आप शूट कर रहे हो। कहता भाजी आप कैसे मन में आ गया कि डायरेक्टर बनना है? मैं क्या ये हो, मैं क्या यार मुझे था कि मैं ये करूं। तो बैठे हम बातें, फिर तब भी हमने वो पोस्ट लिख के डाली, फ़ोटो शेयर करी, उसके बाद मैं और गुरदास मान जी टाइम भी, फिर हौसले के टाइम भी, उसके बाद भी हम, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी ऐसी कोई चीज़ पर आप कह सकते हो आप दोनों भाई जैसे हो? हाँ हाँ, बट अभी क्या है कि सिर्फ भाई जैसे, मतलब मैं कह सकता हूँ अगर आप बोलो कि हनी है, जहाँ बादशाह है, जहाँ और कई लोग हैं, मेरी उनसे ज़्यादा बात होती है। मैं और दिलजीत आपस में बात कम करते हैं, हमारी बात कम होती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टू मच फ्रेंड नहीं है। बट लड़ाई वाली बात 0% भी नहीं है, 0% भी नहीं है। ऐसे है कि हम इकट्ठे होते हैं, ओकेजन्स पे इकट्ठे होते हैं। इवन मुझे याद है जब छिंदा फर्स्ट टाइम गया दिलजीत के पास, तो दिलजीत ने उसको बोला, तो उसने बोला कि मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम आपको मैं मिल रहा हूँ। तो ही सेड नो, कि फ़र्स्ट टाइम नहीं, हम सेकंड टाइम मिल रहे हैं, तेरे को याद नहीं है। तो वो कहता कि मैं फ़र्स्ट टाइम आपको कब मिला हूँ? तो दिलजीत ने बोला कि तू पापा से पूछियो कि फ़र्स्ट टाइम कब बोला है। तो जब ये घर पे आया तो मैंने इसको बोला कि जब तू पैदा हुआ था तो हमने तेरे सेलिब्रेशन में लोहड़ी सेलिब्रेशन रखी थी, एक बड़ा फंक्शन था। तो दिलजीत ने वहाँ पे आया, गाया, नाचा, पूरी इंडस्ट्री आई थी। तो मैं क्या तब, तो फिर मैंने इसको इसकी फ़ोटोएँ दिखाई, पुरानी एल्बम पड़ी थी। तो मैं क्या ये देख, फिर ये नेक्स्ट डे लेके गया कि मैं लेके आया हूँ कि ये है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो हमारे फंक्शंस हैं या कुछ भी है, अभी क्या है कि मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हूँ, वो अपनी लाइफ में बिज़ी है। हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट इकट्ठे आएगा तो हमने बहुत इकट्ठे टाइम स्पेंड किया, हमने शोज़ इकट्ठे किए हैं, स्ट्रगल टाइम पे बड़ी चीज़ें इकट्ठी करी हैं। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट, क्योंकि इतना अच्छा लगता है जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं मुंबई में, हम लोग को पता नहीं चलता ये चीज़ें, पर आपने ये इतना ब्यूटीफुल जेस्चर बजाया आपके बेटे और दिलजीत के बीच और में। भाजी वैसे भी मैं बताऊं कि जो पंजाबी हार्डकोर पंजाबी बंदे हैं ना, हम खुद की नहीं है, हम मतलब हमारे मन में वो नहीं है कि हम मन में चीज़ रखें और वो चीज़ करें। हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो हम दिल से करते हैं। और पंजाबी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम बहुत इस चीज़ में प्राउड फील करते हैं कि अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, दिलजीत ऊपर जा रहा है, या कोई और हमारा बंदा ऊपर जा रहा है, तो हम एक दूसरे को देख के खुश होते हैं और हमारा दिल करता है कि यार बंदे ग्रो करें, ये आगे जाएं। हम सब के लिए हैप्पी होते हैं और जेन्युइनली दिल से हैप्पी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर, विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। जब हनी सिंह एक लो फेज से गुजर रहे थे, जी। आप उनके साथ टच में थे? था मैं टच में था, बट ऐसे था कि वो ना फ़ोन पे बहुत कम बात करता था और मिलता बिल्कुल नहीं था। हाँ, मेरे मैसेजेस से उसकी बहुत बात होती थी, सम टाइम उसकी वाइफ के साथ बात होती थी, तो बहुत टाइम, तो बहुत से मैसेज में आर यू ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये वो 3-4 साल वो उससे मेरी फ़ोन पे बिल्कुल बात नहीं हुई, बट सिर्फ मैसेजेस पे बात हुई। पर हाँ, टच में मैं था। इनफैक्ट कैरी ऑन जट्टा टाइम पे भी, क्योंकि आजकल से माहौल बहुत सेंसिटिव है, जी। लोगों को लगा कि आपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किए थे उस टाइम पे, आप पर क्या बीती उस वक्त? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो जब आई फिल्म तो वो उसमें एक सीन था जिसको किसी को लगा कि शायद ये सीन किसी को हर्ट कर रहा है, किसी बंदे ने मूवमेंट ऐसे बनाई, तो हमने उसको पूरी क्लैरिफाई किया, हमने जाके बताया भी कि हमने ये चीज़ ऐसे नहीं की। और वो शायद उसके बाद बॉम्बे से लेटर दिया कि हमने नहीं है, कि वो पता नहीं हमें कौन है, आप पूरा पता करो। फिर उनको भी मैंने बात की, तो आगे वो कोई मतलब कोई राइट क्लैरिफिकेशन नहीं थी उसकी, वो ऐसी बात थी। बट कोई ज़्यादा चीज़ नहीं हुई, वो मुझे लगता है कि किसी ने ज़्यादा नहीं किया इतना उस चीज़ को, वो फेसबुक पे ट्विटर पे ज़्यादा लगती थी।
चमकीला आपने देखा? जी जी, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। चमकीला जी के गाने जो थे उन पे भी उस वक्त थोड़े आरोप लगते थे उनके लिरिक्स पर, कहते थे सेक्सुअल अंडरटोन्स है, और कभी कभार ये आरोप कभी कभार आप पे भी आ जाते हैं। जी। कैसी फीलिंग होती है आप? नहीं, मेरे पे तो वैसे आज तक आया नहीं ये कभी आरोप, कभी ऐसा कुछ गाने में कुछ नहीं आया। तो क्योंकि अगर हमने पंजाबी आर्टिस्टों ने, जो नए हिट आर्टिस्ट हैं जितने भी पंजाबी के गाने गाते हैं, मुझे लगता है कि अगर उन पे कोई आरोप आया होगा तो मैक्सिमम ये आया होगा कि उन्होंने शराब का गाना गाया, और कोई नहीं। बट शराब के गाने हम बचपन से ही सुनते आए हैं। और वैसे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, जो चमकीला जी के गाने हैं ये सब ने सुने हैं, चाहे वो पंजाबी हैं चाहे वो नॉन पंजाबी हैं, तो पंजाब में सुने हैं। आज दिलजीत ने फ़िल्म बनाई है, बहुत से लोग, कई लोग पंजाब में भी, या कई लोग लेफ़्ट राइट, कई लोग बोलते हैं कि यार ये गलत है, वो चमकीला जी ऐसे थे चमकीला। मुझे कहीं कहीं लगता है कई आर्टिस्टों ने भी उस पर टिप्पणी करी है, कई बंदों ने बोला कि राइट है रॉन्ग है। तो मुझे कई 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 बार लगता है कि यार क्या ये इनको, इनकी ट्रबल चमकीला है या इनको दिलजीत की चढ़ाई हजम नहीं हो रही, कुछ ना कुछ समथिंग ऐसा है। सो मुझे ऐसा लगता नहीं है। एक अच्छी फ़िल्म बनी है, अच्छी तरीके से उसको जस्टिफाई किया है, और उन्होंने फ़िल्म में कुछ भी ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की कि कौन बंदा राइट था कौन बंदा रॉन्ग था। जो ऑनेस्ट मुझे लगता है कि था, क्योंकि उस वक्त अगर गानों को गलत बोलते थे, जो बोलते थे उन्होंने वो भी दिखाया है, जो अच्छा बोलते थे वो भी दिखाया। उन्होंने भी यही दिखाया कि हाँ, गानों को गलत बोलते थे बट सुनते सब थे, और यही सच्चाई है। नाच पंजाबन क्या हुआ पाजी यार? नाच वो पंजाब, अभी की आवाज थी, राइट? हाँ जी, वो कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे बात कुछ थी नहीं, वो ऐसी बन गई, ऐसे कुछ थी नहीं, बट पता नहीं क्यों ऐसी बन गई। वो पहले उन्होंने बोला कि हम नहीं यूज़ कर रहे आपकी वोकल, मुझे लगा ठीक है, मैं कहा नहीं पसंद होगी। बाद में उन्होंने डाल दी मेरी वोकल, आई डोंट नो व्हाई। बट बाद में जब आपने सुना तो आप आश्चर्यचकित हो गए हाँ, कि यार मेरा मैं अब आपको मैं बोलूँ कि आप मुझे बोलो कि हमें गाना चाहिए, तो मैंने अपनी डब करके आपको गाना भेजा, आपने गाना डाल दिया, और आपने डालने के बाद भी बोला कि नहीं आपकी वोकल नहीं है। तो मुझे लगा कि ठीक है, नहीं है, कि वो नहीं पसंद आई होगी, इट्स ओके। वो आपसे कुछ लिखवाया नहीं, पढ़ाया नहीं, कुछ किया नहीं। तो बाद में एकदम से ट्रेलर में आ गया, तो मैं शॉक था। बट उसमें भी क्या था कि मुझे पता नहीं है, मैंने पहले भी बोला कि कई लोगों ने बोला कि धर्मा से कोई प्रॉब्लम, तो मैंने बोला नहीं, धर्मा से मेरी कोई बात नहीं हुई। धर्मा से, यहाँ वो धर्मा के अजीम जी हैं, तो उन्होंने बात करी थी मेरे से। तो बाद में उन्होंने फ़ोन किया कि पाजी आपको क्यों ऐसा लगा कि हम आपकी वोकल नहीं डालेंगे। मैं कहा नहीं यार, मुझे, मेरी बात हुई थी म्यूज़िक डायरेक्टर से, उन्होंने बोला था ऐसे करके। तो माइट भी, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, कि हो सकता है कि माइट भी म्यूज़िक डायरेक्टर उनको प्रॉपरली अपडेटेड ना हो, क्योंकि तब तक सिर्फ ट्रेलर कटा था, गाना तो आया नहीं था। हो सकता है ट्रेलर में उन्होंने सब कुछ भेजा हो, या मेरी वोकल पहले भेजी हो, बाद में उन्होंने डाल दी या कुछ किया, आई डोंट नो। बट मेरे को ये अपडेट था कि नहीं यूज़ की वोकल, तो बाद में यूज़ करी हुई थी। पाजी मैं बहुत सारे इवेंट्स होस्ट करता हूँ, उसमें ये गाना ज़रूर बजता है, तो मुझे लगता है कि मैं रोज़ आपको सुनता हूँ। तो आप मेरे दिमाग में हमेशा रहते हो। थैंक यू। मैं सरगुन जी से बात कर रहा था, और उन्होंने मुझसे कहा था कि नीरू बाजवा जी रिस्पॉन्सिबल है टू बी अ पाथ ब्रेकर इन पंजाबी फिल्म्स। उन्होंने ये कहा था कि जब पंजाबी फिल्म्स इतनी बड़ी नहीं थी, हाँ, तब भी नीरू बाजवा जी लगी थी, मेहनत कर रही थी। आपके अनुसार पंजाबी फिल्मों में कौन पाथ ब्रेकर रहा है पंजाबी फिल्म्स को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? देखिए जेनुअनली बोलूँ तो मनमोहन सिंह जी, क्योंकि एक जब पहले फिल्में बनती थी 90s, उससे पहले तो एक बहुत छोटी फिल्में बनती थी, तो वो पंजाब में ही रुक जाती, थोड़े से सिनेमों में लगती थी। फिर मनमोहन सिंह जी ने आके फिल्में शुरू करी। हरभजन मान जी हमारे जो सिंगर हैं पंजाब के, बड़े नोन एक्टर हैं, उनके साथ पहली उन्होंने फ़िल्म बनाई, तो उसमें भी नीरू जी थे। ये पूरी स्टार कास्ट उन्होंने ensemble की। वो मनमोहन सिंह जी का अटेम्प्ट था कि मैं ये करूं, उनका एक ड्रीम था, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी वो फिल्में कर ही रहे थे। तो उस फिल्म ने एक माहौल बनाया जिससे हमें लगा, जेनुअली जिससे हमें लगा कि यार ये फिल्में राइट बनने लगी है। मुझे याद है कि एक टिप्स ने फ़िल्म बनाई थी, तो वो फिल्म थी या हरभजन मान जी की, मन जी की हुई, तो असानू मान बतना दा पहली थी। उसके बाद ये थी
मैं नाम भूल गया, तो वो फिल्म मैं सिनेमा में देखने गया। वो इतनी बड़ी फिल्म लग रही थी हमें कि यार क्या बात है, सुखविंदर सिंह जी का म्यूज़िक था कमाल। तो मतलब आई एम सो इम्प्रेस्ड। तो मुझे था कि यार वो फिल्में थी जिसने हमें क्या कि यार करेंगे, यार फिल्में करेंगे, पंजाबी फिल्में करेंगे। तो वो एक माइंडसेट हुआ। सो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मन जी को जाता है, हरभजन मान जी को जाता है। सो ये पूरी टीम को जाता है। आपने कुछ फिल्में की है बॉलीवुड में भी, जैसे धर्म संकट, सेकंड हैंड हस्बैंड, लखनऊ सेंट्रल, जो उस मुकाम तक काम नहीं कर पाई। जी। ड्यू कभी कभार डीमोटिवेट हो जाते हैं फिर बॉलीवुड से? नहीं, मुझे लगता है कि मेरी चॉइस ठीक नहीं थी शायद वो, क्योंकि पहली फिल्म वो 2-3 गड़बड़ें हो गई थी जब सेकंड हैंड हस्बैंड करी। बनाना कुछ और चाहते थे, कंट्रोल नहीं था किसी चीज़ के ऊपर, तो मैनिपुलेट होती गई चीज़ें लेफ़्ट राइट करते करते। जब तक वो प्रोडक्ट बने तो वो प्रोडक्ट ऑडियंस तक जाने वाले राइट प्रोडक्ट नहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद जब लखनऊ सेंट्रल करी तो मुझे लगता था कि यार ये फ़िल्म शायद ठीक काम करेगी। बट पर्सनली जब मैंने भी देखी तो मुझे अब नॉट दैट मच कन्विंस्ड विद द फिल्म, है ना, कि यार ये राइट फिल्म बनी है। तो वो फिल्म भी वर्क नहीं कर पाई। तो मुझे था कि यार कास्ट बड़ी अच्छी है, फरहान जी हैं, सब कुछ है, तो इनके साथ किया। बट मुझे ऐसा रिग्रेट कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो करते हो आप एक राइट डिसीजन लेके करते हो एट दैट टाइम। बाद में वो राइट हो या रॉन्ग हो उससे कुछ वो नहीं है, वो एट दैट टाइम मुझे ठीक लग रहा था। बट हाँ, आज अगर वो नहीं चली तो मुझे लगता है ऐसे इसकी यही एक मेजर वजह थी कि उसके बाद मैंने तब से लेके आज तक कोई हिंदी फिल्म नहीं करी। हर हफ्ते दूसरे हफ्ते हमें कुछ ना कुछ ऑफ़र होता है कि यार ये कीजिए वो कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अब मैं वही करूँगा, या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। नहीं तो क्यों करना सिर्फ इसलिए कि इट्स अ हिंदी फिल्म, कोई पर्पस नहीं बनता। मेरे को पंजाबी फिल्मों ने यहाँ तक मुझे लेके आई हैं, इस मुकाम पे बिठाया है। आज ठीक ठाक एक्टरों की 100 करोड़ हिंदी फिल्म नहीं करती, तो पंजाबी फिल्म हमने ऊपर कर दी है। तो हमारा टारगेट है कि हम और ऊपर लेके जाएं। हर साल 2-2, 4-4, 5-5 फिल्में 100-100, 200 करोड़ मारे तो पंजाबी इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। तो उस पर लगे हुए हैं। इनफैक्ट कुछ फैंस हैं आपके जो हम लोगों ने रिसर्च किया है, वो कहते हैं 2008 से 2013 तक वो योर बेस्ट टाइम फॉर म्यूजिक आपके लिए। फ्लावर हो, हथियार हो, एक्सेट्रा। अब कुछ फैंस कहते हैं यार कि गिप्पी जी क्या इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके गाने थोड़े जेनरिक होने लग गए। क्या कहना आप? एक्चुअली वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? हाँ, वो सही कह रहे हैं। क्योंकि क्या है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देते हो ना, जिस चीज़ में आपका ध्यान होता है। क्या हुआ कि 2013-14 के बाद काफ़ी पीछे टाइम तक मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था हम्बल मोशन पिक्चर्स, तो प्रोडक्शन हाउस पे। तो मुझे था कि यार मैंने ना एक प्रोडक्शन हाउस खड़ा करना है जो पंजाब का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो। इसमें रेगुलर फिल्में बने, हर साल 7-8 फिल्में इसमें रिलीज़ हों, बड़ी फिल्में हों। लोग बोले कि यार अब कैरी ऑन जटा बनी है, अरदास बनी है, मंजे बिस्तरे है, सो वार्निंग है। सो ये इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी हैं इस प्रोडक्शन हाउस के पास, रेगुलर काम चलता है। अब यहाँ के जितने बड़े नॉन प्रोडक्शन हाउसेस हैं, दे ऑलवेज केम टू अस, हमने आपके साथ कोलैबोरेशन करनी है, हम ये करना चाहते हैं, आप ये कीजिए। हमारे नाम के ऊपर हम पे ट्रस्ट बना कि यार आप वो चीज़ें करो। इस चीज़ को बिल्डअप करने में वक्त गया, बहुत टाइम लगा। बट मैं खुद म्यूज़िक को बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं सब कुछ सेटल डाउन है, अभी चीज़ें रेगुलर स्मूथ हैं। सो आई एम वर्किंग नाउ ऑन 2-3 एल्बम्स बैक टू बैक, तो रेगुलर आएंगी चीज़ें। हम्बल नाम क्यों रखा आपने? ये मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। हम्बल मैंने इसलिए रखा ना, मुझे याद है कि जब हम नाम ढूंढ रहे थे तो ऐसे बैठे, तो हम 10-12 लोग थे। तो मैंने कहा कि यार कुछ ना अपने साथ जुड़ा जुड़ा होना चाहिए। तो मुझे उन्होंने बोला कि पाजी आपको देख आपके हिसाब से ना हम्बल रख देते हैं। तो हमारी टीम के 2-3 मेंबर थे, कहते हैं आपके हिसाब से रख देते हैं। मैं कहा नहीं यार, मैं नहीं, हक में नहीं था मैं कहा क्यों? मैं कहा खुद ही लोग बोलेंगे कि अपने आप को हम्बल कहना चाहते हैं ये ना। कहते नहीं सर, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। और नहीं सर, कहते आप मिलोगे ना, आप लोगों के मिलते हो तो ऐसा हमें लोग बोलते हैं। तो कहते बहुत हमें सुनने को मिलता है ये, तो कहते ये जाएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो हमने हम्बल मोशन पिक्चर्स रख लिया, हम्बल म्यूज़िक, हम्बल मोशन पिक्चर्स। तो उसके बाद लकीली एकदम से ऐसा बूस्ट आया कि जब हमने शुरू किया तो हर फिल्म हिट, सब चीज़ें। बट आई एम ग्लैड आपने वो नाम रखा, बताऊं क्यों? हाँ जी। जब ये नाम सुनते हैं ना हम्बल, तो सामने वाला इंसान जी जो स्ट्रगल कर रहा है उसको लगता है ये जगह मैं पहुंच सकता हूँ। क्योंकि कभी कभार नाम ऐसे हो जाते हैं किसी को समझ नहीं होता है, और टेंशन उनको लगता है कि यार मैं कैसे अप्रोच करूँ। बिल्कुल। मेरा लास्ट सेगमेंट, सिट के का अंगार।
क्या आता है आपके जहन में जब मैं एमी पाजी का नाम लेता हूँ? एमी एमी इज़ लाइक यंगर ब्रदर, छोटा भाई कह सकते हैं। सोनम या सरगुन? दोनों। क्यों? मतलब अब ऐसे है कि मेरी अगर तो पूछो, मेरी सबसे ज़्यादा हिट फिल्में हैं सोनम के साथ। कैरी ऑन जट्टा, मंजे बिस्तरे, मतलब सब चीज़ें उसके साथ हैं। तो सरगुन के साथ भी मेरी जो, क्योंकि सरगुन के साथ मैंने ज़्यादा काम किया नहीं, सिर्फ 2 ही फिल्में करी हैं, एक फ्लॉप और एक हिट। तो अभी जटनू चुड़ैल टकरी ताज़ी फिल्म दी है हमने, तो हमारी अच्छी दोस्त है, तो रवि हमारा अच्छा दोस्त है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत है। तो दोनों मुझे, मैं एक को चूज़ ऐसे कर नहीं सकता। जब आप शहनाज गिल के बारे में सोचते हैं, क्या थॉट्स आती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शहनाज ने हम वहाँ से आई है, हमारे साथ बहुत एसोसिएटेड है। हमें लगता है कि हमारी अपनी लड़की है, पंजाब से आई है, तो पंजाब का कोई भी बंदा वहाँ से आता है तो यहाँ पे आके उसका नाम बनता है। और जिसने स्ट्रगल की हो, तो शहनाज ने बहुत स्ट्रगल करी है और बहुत उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है। एंड शी इज़ वेरी स्वीट। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो दिल में है वो मुँह पे है उसके। क्या आप भी वैसे हो? हाँ, मैं भी हूँ। मतलब मुझे भी ऐसे लगता है कि मेरी अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो मैं उसको फ़ोन कर लेता हूँ कि यार सीधे उसके साथ बात करने के लिए। मुझे हमेशा लगता है कि गड़बड़ कहाँ होती है, जहाँ मुझे प्रॉब्लम आपके साथ है और मैं डिस्कस किसी और के साथ कर रहा हूँ कि मुझे सिद्धार्थ के साथ प्रॉब्लम है, तो मुझे आपके साथ ही डिस्कस करनी चाहिए वो। तो वो सीधी बोल देती है, ऐसे है जी भाजी, ये है भाजी, वो है, तो वो सबको ऐसे बोलती है, तो मुझे लगता है वो अच्छा है। बेटा आपके साथ काम कर रहा है, पॉपुलैरिटी होगी, शोहरत होगा बेटे को। एक चीज़ एज अ फादर आपने क्या कही बेटे को, क्योंकि बेटा छोटा है इस वक्त? जी। एक्चुअली क्या है कि वो उस जोन में है भी नहीं, क्योंकि उसको ऐसे है कि उसने प्लेयर बनना है, इस साइड के मैं बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ। तो उसकी प्रैक्टिस, उसका वो सब कुछ वैसे ही चलता है। इवन जब हौसला भी कर रहा था तो तब भी उसकी पहले गेम होती थी, उसके बाद स्कूल के बाद गेम के बाद टाइम बचता था तो शूटिंग होती थी। तो सेम इसी में भी था। तो मुझे भी ऐसे है कि मैं उसको पूरी सपोर्ट करता हूँ कि वट एवर यू वांट टू बी, तू जो बनना चाहता है तो वो बन। तो अभी तो उसको बिल्कुल नहीं पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो उसको लगता है कि ये फिल्में जो करता है वो सिर्फ शौकिया करता है, कि यार उसको एक्टिंग पसंद है कि यार मैं करना, बट उसको ज़्यादा गेम पसंद है। तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी गेम है, तो मैं भी उसी में लगा हूँ। गिबी बाजी, मैंने एज अ परफॉर्मर आपको बहुत बहुत माना है जी, बट आज आई एम अ बिगर फैन ऑफ योर्स थैंक यू सर। एज अ ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। आपकी ऑनेस्टी, आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी सच्चाई, थैंक यू। आपके जो थॉट्स है, मेरे लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है। आपको सुनकर मैं एज अ पर्सन बेटर हो चुका हूँ। अरे थैंक यू फॉर बीइंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गिबी ग्रेवाल, बाय।